इवनिंग बच्चों, वेलकम टू सचिन क्लासेस। बच्चों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन तो 15 BS और काफ़ी बच्चों को इस पे कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आपके लिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सीएमए पर्टिकुलर सीए और सीएमए वाले स्टूडेंट, और नो डाउट सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बट सीए के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। इस सेक्शन में बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपके वो सारे कंफ्यूजन एक वीडियो बना रहा हूँ विद एग्जाम्पल। अपन देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू स्कीम एंड ओल्ड स्कीम। तो आइए बच्चों, अपन देखिए बच्चों, सबसे पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में हम क्या करते हैं, बहुत सारी इनकम कमाते हैं और हमको कई प्रकार के बेनिफिट्स, एग्जम्पशंस और डिडक्शंस मिलते हैं। तो जो पुरानी स्कीम होती थी, हम वेरियस बेनिफिट्स, हम वेरियस इनकम कमाते हैं, में हमको कई प्रकार के बेनिफिट्स, एग्जम्पशंस और डिडक्शन मिलते हैं। उसके बाद वो हमारी टोटल इनकम निकलती है, और टोटल इनकम पे हम स्लैब लगाते हैं। फर्स्ट 2,50,000 पे निल, नेक्स्ट 2,50,000 का 5%, नेक्स्ट 5 लाख का 20%, और जो भी तुम्हारा बैलेंस होता है उसका 30%। और अगर आपकी एज 60-79 होती है, तो यहाँ पे आपको पता है 3 लाख का स्लैब अप्लाई होता है, और अगर 80 प्लस होती है तो 5 लाख का स्लैब अप्लाई होता है। ये पुरानी स्कीम। तो पुरानी स्कीम का जो फॉर्मूला था वो था इनकम माइनस ऑल बेनिफिट्स। मैनी बेनिफिट्स बोल लो या ऑल बेनिफिट्स बोल लो। अब लोगों का ये कहना था कि गवर्नमेंट के टैक्स रेट्स काफ़ी ज़्यादा है, आप इसको कम करो। और गवर्नमेंट का ये कहना था कि तुम केवल ये देखते हो कि टैक्स रेट ज़्यादा है, तुम ये नहीं देखते कि हम इनकम टैक्स में आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स देते हैं। फॉर एग्जांपल, सैलरी वालों को एचआरए की एग्जम्पशन, कई प्रकार के अलाउंसेस की एग्जम्पशन, एटी के डिडक्शंस, वो सब लेस करने के बाद हम आप पे टैक्स लगाते हैं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने लोगों की इच्छाओं को समझते हुए एक न्यू स्कीम लेके आई, जो इंडिविजुअल और एचओएफ पे अप्लाई होती है, सेक्शन 115 BS। और गवर्नमेंट ने क्या बोला, अभी जो फॉर्मूला था वो था इनकम माइनस मैनी बेनिफिट्स, अब इसको कर दिया इनकम माइनस लिमिटेड बेनिफिट। लिमिटेड बेनिफिट, तो अब गवर्नमेंट ने एक लिस्ट दे दी है कि आपको हम इन हेड्स में जो बेनिफिट्स देते थे, ये वाले बेनिफिट्स नहीं। का मतलब, जो बेनिफिट्स के मैं नाम आपको बताऊंगा वो तो नहीं मिलेंगे, और जिनके बारे में मैंने चर्चा नहीं की वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो न्यू स्कीम के अंदर जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया इनकम माइनस लिमिटेड बेनिफिट। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पहले 20 लाख कमाते थे और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते थे, मान लो 7 लाख के, तो आपकी टोटल इनकम 13 लाख होती थी, बट टैक्स रेट ज्यादा थी। अब नाउ 20 लाख तुम्हारी मान लो इनकम है, तो लिमिटेड बेनिफिट्स मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल 4 लाख के मिलेंगे, और तुम्हारी इनकम 16 लाख हो गई। तो न्यू स्कीम में नो डाउट इनकम बढ़ेगी, लेकिन टैक्स रेट क्या होगी, कम होगी। अब स्लैब क्या हो गया, न्यू स्कीम के अंदर स्लैब क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट 3 लाख पे निल, फर्स्ट 3 लाख पे निल, नेक्स्ट 3 लाख का 5%, नेक्स्ट 3 लाख का 10%, नेक्स्ट 3 लाख का 515, नेक्स्ट 3 लाख का 20, और उसके बाद 30। इसका मतलब 3-3 लाख से इनकम को बढ़ाते जाओ और रेट 5-5% से बढ़ाते जाओ। लेकिन ध्यान रखना, 20 के बाद 25 नहीं आएगा, सीधा 30 होगा। बट एक चीज आप ध्यान रखना, ओल्ड स्कीम के अंदर सीनियर सिटीजन के लिए अलग बेंच स्लैब लगते थे, न्यू स्कीम में सबके लिए एक ही स्लैब है, 3 लाख का। तो एक तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर का कोई चक्कर नहीं है। ओके। दूसरी बात है, ओल्ड स्कीम में अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख होती थी, तो आपको मैक्सिमम 12,500 की रिबेट मिलती थी। न्यू स्कीम में अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 7 लाख है,
तो आपको मैक्सिमम 25,000 की रिबेट मिलेगी। इसके ऊपर भी हम एक बात करेंगे क्योंकि इस पर भी एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आया है जो इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पॉइंट से तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए क्या डिफरेंस हुआ। पुरानी स्कीम में होता था इनकम माइनस ऑल बेनिफिट्स, ये रेट होती थी, सीनियर के लिए अलग स्लैब होते थे। न्यू स्कीम में इनकम माइनस लिमिटेड बेनिफिट्स, और सीनियर हो या सुपर सीनियर हो सब पे 3 लाख वाला ही स्लैब लगेगा। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कौन कौन से बेनिफिट छोड़ने पड़े, कौन कौन से बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे। सबसे पहले अपन इनकम के 5 हेड होते हैं। पहला हेड होता है सैलरी, दूसरा होता है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा होता है कैपिटल गेन, अदर सोर्स। इन पांचों का हम टोटल लगाते हैं, इनमें कई बेनिफिट्स मिलते हैं। फिर क्लबिंग होती है, टैक्स सेट ऑफ होता है, और फिर आपको डिडक्शन मिलता है, और फिर वो तुम्हारी आती है टोटल इनकम, और उस पर टैक्स लगता है। अब आपको ये सीखना है इस चैप्टर में न्यू स्कीम में कौन कौन से बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ओल्ड में तो कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब जो भी आपने सीखा वो सब मिलते हैं ओल्ड में है। अब जो कुछ बेनिफिट्स मैं बताने जा रहा हूं वो आपको न्यू स्कीम में नहीं मिलेंगे। नंबर 1, सबसे पहले हम सैलरी की बात करते हैं। सैलरी में बच्चों क्या क्या होता है। एक होते हैं अलाउंसेज, अगर आपको ध्यान हो, एक होती है परक्यूजिट्स, एक होता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एक होता है प्रोविडेंट फंड, और एक होता है एलटीसी। ये ध्यान रखो आप। तो पहले सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, आपको किसी भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, किसी भी अलाउंसेज, किसी भी अलाउंसेज की आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। हाउएवर 4 अलाउंसेज की मिलेगी, डेली, ट्रैवलिंग, कन्वेंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि आपको पता है ऑफिशियल पर्पस तक एग्जेम्प्ट होते थे। इसके अलावा आपको कोई भी अलाउंस की एग्जेम्पशन मिलेगी। मैं बात कर रहा हूं न्यू स्कीम, ओल्ड स्कीम में तो सब कुछ है। इसका मतलब न्यू स्कीम में किसी भी अलाउंस की, चिल्ड्रन 100 रुपए एग्जाम, पोस्टल 300 रुपए, ये कोई भी अब आपको एग्जामेशन नहीं मिलेगी। ऑल आर 100% टैक्सेबल, डेली, ट्रेवलिंग, कन्वेंस और ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में वो हैंडीकैप को 3200 की मिलती है ना, वो मिलेगी। अलाउंसेज क्लियर है सर। एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगी, एंटरटेनमेंट का जो ग्रॉस सैलरी में से 5 जगह डिडक्शन मिलता था नहीं मिलेगी, किसी भी अलाउंस की नहीं मिलेगी, एचआरए वैचआरए कुछ भी नहीं मिलेगी। ये क्लियर है। अब आते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आपको पता है ग्रेचुटी में 20 लाख तक की एग्जेम्पशन मिलती थी, लीव इनकैशमेंट में 25 लाख की मिलती थी, बीआरएस में अब मैक्सिमम 5, रिट्रेंचमेंट में 5, वो सब मिलेगी। मतलब वो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। का मतलब है रिटायरमेंट बेनिफिट्स न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम में सब कुछ सेम है। अच्छा, प्रोविडेंट फंड में वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% तक एग्जेम्प्ट होता था, इंटरेस्ट 9.5 तक एग्जेम्प्ट होता था, वो भी मिलेगा। मैंने क्या बोला, जो नहीं मिलेगा वो आपको याद करना है, जो नहीं मिलेगा वो आपको याद करना है, जिसके बारे में चर्चा नहीं है वो न्यू स्कीम में मिलेंगे। तो ठीक है, तो बताइए रिटायरमेंट सब मिलेगा। परक्यूजिट्स, अब जैसे परक्यूज में सबसे पहले आरएफए होता है, तो आरएफए में तो बस वही होता है कि जैसे लेस रिकवर अमाउंट, वो तो वो लेस होना है। ठीक है, चिल्ड्रन में वो 1000 की एग्जेम्पशन मिलती है, वो मिलेगी, वो सब मिलेंगे। गिफ्ट, कैश गिफ्ट पूरा टैक्सेबल होता है, एम्प्लॉयर से मिलता है, और काइंड अप टू 5000 एग्जेम्प्ट होता है, वो भी मिलेगा, है ना। टेलीफोन फैसिलिटी एग्जेम्प्ट होती है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, पर्सनल एक्सीडेंटल प्रीमियम अगर प्रोवाइड बाय कंपनी एग्जेम्प्ट होता है, वो सब होगा, सब एग्जेम्प्ट होंगे। बस वो जो फूड फैसिलिटी 50 रुपए तक एग्जेम्प्ट होती है ना, वो टैक्सेबल होगी। बाकी परक्यूजिस में क्योंकि हम डायरेक्ट एग्जेम्प्ट थोड़ी निकालते हैं, वहां तो सीधा टैक्सेबल निकालते हैं, तो बट फिर भी फूड फैसिलिटी को 50 रुपए पर डे की एग्जेम्पशन मिलती थी, वो टैक्सेबल होगा, वो 50 रुपए की न्यू स्कीम में नहीं मिलेगी, गिफ्ट वाली मिलेगी। और वो जो चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी में 1000 रुपए वाला होता था वो भी मिलेगा। क्लियर है। तो बताओ अलाउंसेस में नहीं मिलेगा कुछ भी, 4 मिलेंगे। परक्यूजिस में वो गिफ्ट वाला, वो फूड वाला नहीं मिलेगा 50, बाकी सब मिलेंगे, और रिटायरमेंट सारे मिलेंगे। एक एलटीसी की जो आपको एग्जेम्पशन मिलती थी, याद है, ट्रैवलिंग, वो ट्रांसपोर्ट वाला अलाउंस एग्जेम्प्ट होता था, ट्रांसपोर्ट वो सॉरी ट्रैवलिंग के खर्चे एग्जेम्प्ट होते थे, वो टैक्सेबल। तो आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा। सर वो स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स,
स्टैंडर्ड मिलेगा, पहले नहीं मिलता था, अब मिलेगा। और एंटरटेनमेंट और प्रोफेशनल नहीं मिलेगा। तो बच्चों मैं वापस बोल रहा हूँ, जो नहीं मिलेगा वो याद कर लो। ऑल अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, डेली ट्रैवलिंग कन्वेंस ट्रांसपोर्ट मिलेगा, बाकी कोई अलाउंसेस की एग्जामेशन नहीं मिलेगी, एलटीसी की एग्जामेशन नहीं मिलेगी, फूड फैसिलिटी की 50 रुपए की नहीं मिलेगी, और बाकी आपको सारे बेनिफिट। ओके, इट क्लियर। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, बट एंटरटेनमेंट और प्रोफेशनल का नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा वो याद कर। ओके सर, अगला आता है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में एक होता है कौन सा, लेट आउट, और एक होता है कौन सा, एसओपी। तो एसओपी में तो सब कुछ जीरो होता है। आपको पता है यहाँ 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट और 30,000 का इंटरेस्ट आपको अलाउड होता है ना। ओल्ड स्कीम में अलाउड होता है, बट न्यू स्कीम में ये अलाउड नहीं होगा। ना तो हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ होगा, ना किसी और अदर हेड से सेट ऑफ होगा, और ना कैरी फॉरवर्ड होगा। भूल जाइए ये बेनिफिट अंडर द न्यू। तो एसओपी का बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सर लेट आउट का, तो एसओपी का लेट आउट से भी सेट ऑफ नहीं होना, भूल जाओ। ना तो खुद से, ना किसी और से, ना कैरी फॉरवर्ड होगा। सर लेट आउट में मान लो हाउस 1 है, यहाँ 2 लाख का लॉस है, और हाउस 2 यहाँ 1 लाख की इनकम है। तो बताइए इस केस के अंदर हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी से तो सेट ऑफ हो जाएगा, लेकिन जो 1 लाख जो अदर हेड से होता था, 1 लाख जो अदर हेड से होता था, वो नहीं होगा। ठीक है, और वैसे भी बताया कि आपको अदर एड से मैक्सिमम 2 लाख हो सकता था ओल्ड स्कीम में भी, बट न्यू स्कीम में तो अदर एड से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बताइए लेट आउट के बारे में क्या नियम है। ये आपस में तो लेट आउट टू सेट ऑफ हो जाएंगे, लेकिन दूसरे हेड से 1 रुपए का भी सेट ऑफ नहीं होगा। ये बेनिफिट भी छीन लिया। सर ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा क्या, इसके बारे में काफी डिस्प्यूट्स है, काफी इशू है। सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में पहले ये था कि ये जो 1 लाख है वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और सेट ऑफ हो जाएगा। जो जून 23 का एडिशन था उसके बाद में इंस्टीट्यूट ने रिवाइज डाल दिया था और बोला था कि ये हो जाएगा। मतलब सर हाउस प्रॉपर्टी 1 में 2 लाख का लॉस है, इसमें 1 लाख का है, ये तो आपस में हो जाएंगे। ये जो 1 लाख बच गया वो जो नेक्स्ट ईयर जाके हाउस प्रॉपर्टी से सेट हो जाता, क्या वो हो जाएगा। तो अभी जो रिसेंट सीए इंस्टीट्यूट की अप्रोच है उसमें साफ साफ मना कर दिया है कि ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये 1 लाख का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ओके, तो फाइनली बताओ हाउस प्रॉपर्टी में क्या सीखा। एसओपी का तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ना खुद से, ना किसी और से, ना कैरी फॉरवर्ड। जो लेट आउट का है वो खुद से तो हो जाएगा, दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं होगा, और जो बच गया वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो। ओके, नेक्स्ट साइड आता है बी एंड पी। इसके अंदर आपको जो सेक्शन 32 एडी से लेके 35 ई है, इसमें आपको लिमिटेड बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, बाकी सारे बेनिफिट मिलेंगे। जैसे नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा, बट एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अपन जो साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को डोनेशन देते थे तो आपको बीएडपी में उसका डायरेक्शन मिलता था, वो नहीं मिलेगा। 35 एडी या वो टी कॉफी जो रबर फंड बनाते थे, वो नहीं, वो 60% 40% नहीं, वो नहीं, एक फंड बनाते थे। आप फाइनल के अंदर एक सेक्शन पढ़ते हैं जहाँ पे आप टी कॉफी रबड़ वाले एक फंड बनाते हैं, उसमें उनको 40% तक का डायरेक्शन मिलता है, वो नहीं मिलेगा। तो इंटर वाले बच्चों को तो केवल 2 बातें ध्यान रखनी है, एडिशनल डेप्रेशन नहीं मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च वाला डोनेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और वो जो 35 एडी वाली जो स्कीम थी जहाँ पे कैपिटल खर्चे अलाउड होते थे वो बेनिफिट नहीं मिले। ओके, तो बीएनपी में ज्यादा दिमाग लगा, इनकम माइनस एक्सपेंसेस तो करना ही है, बस क्या नहीं करना, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लेना, और साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को जो हम डोनेशन देंगे ना वो नहीं देना है। तो ये बेनिफिट आपसे छीन लिए, और 35 एडी जो स्पेसिफाइड डायरेक्शंस मिलते थे स्पेसिफाइड बिजनेस को कैपिटल खर्चों का भी, वो भी नहीं मिले। अब आता है कौन सा, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का तो फॉर्मूला क्या था, सेल ले लो, उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कर लो, कॉस्ट ऑफ क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। फिर अगर हम मकान बेच के मकान खरीद लेते हैं, जमीन बेच के रेजिडेंशियल एग्रीकल्चर जमीन को बेचकर एग्रीकल्चर जमीन खरीद लेते हैं, लैंड और बिल्डिंग को खरीदकर बॉन्ड खरीद लेते हैं, वो सब मिलेंगे। मतलब कैपिटल गेन में आपसे किसी प्रकार की कोई एग्जम्पशन नहीं छीनी है, वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ओके सर, तो कैपिटल गेन में कोई बेनिफिट नहीं है, ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम सब मिलेगा। तो मैं एक बार वापस बोल देता हूँ,
सैलरी में क्या नहीं मिलेगा? कोई भी अलाउंसेज की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, डेली ट्रैवलिंग कन्वेंस ट्रांसपोर्ट की मिलेगी, एलटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एंटरटेनमेंट और प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और फूड फैसिलिटी में 50 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी जो परक्यूजिस होती है वहां वाली एग्जेम्पशन मिल जाएगी। आरपीएफ में वो 12% वाला वो सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। के लिए मना किया, वो ध्यान रखना। अब आता है कौन सा? अदर सोर्स। अदर सोर्स में जब इनिशियली ये स्कीम आई थी तो फैमिली पेंशन का जो 1/3 और 15,000 का डिडक्शन मिलता था वो नहीं मिलता था, लेकिन अब मिलेगा। तो फैमिली पेंशन वाला बेनिफिट मिलेगा, न्यू स्कीम में भी मिलेगा। बट वो जो एमएलए एमपी के जो अलाउंसेज एग्जेम्प्ट होते थे वो नहीं मिले, वो एग्जेम्प्ट नहीं होंगे, वो टैक्सेबल। तो अदर सोर्स में भी इन्होंने कुछ नहीं छीना, बस वो एमएलए एमपी के जो अलाउंसेज होते थे ना वो एग्जेम्प्ट होते थे, वो उसकी एग्जेम्पशन नहीं मिले। ओके सर, वो आपने बताया था कि वो जो इंटरेस्ट होते हैं वो 4 इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होते हैं, पीपीएफ का इंटरेस्ट, सुकन्या समृद्धि का इंटरेस्ट, गोल्ड मॉनिटाइजेशन बॉन्ड का इंटरेस्ट, 8% आरबीआई टैक्स सेविंग बॉन्ड के बारे में चर्चा ही नहीं है। जब चर्चा नहीं है तो मतलब वो एग्जेम्पशन मिलेगी। सर वो सेविंग अकाउंट का 3500 रुपए का, अरे भाई वो भी मिलेगा। अरे जिसके बारे में चर्चा नहीं है सारे बेनिफिट तुमको मिलेंगे। ओके, तो आपको क्या याद करना है? जो मिलेंगे वो याद करना है, जो नहीं मिलेंगे वो याद करना है। सर समझ में आ गया, जो नहीं मिलेंगे वो हमको याद करना। ओके चलो सर, आपने सैलरी अच्छी तरह समझा दिया, हाउस प्रॉपर्टी बता दिया, बिजनेस बता दिया, कैपिटल गेन बता दिया, अदर सोर्स में एमएलए एमपी को छोड़कर सब बेनिफिट मिलेंगे। ओके, अब क्लबिंग। क्लबिंग में माइनर की इनकम पेरेंट्स में क्लब होती है तो 1500 की एग्जेम्पशन मिलती थी ना ओल्ड स्कीम में, ओल्ड स्कीम में तो आज भी मिलेगी। न्यू स्कीम में वो बेनिफिट नहीं मिले, तो न्यू स्कीम में वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना। सेट ऑफ, सेट ऑफ में लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होगा, जनरल बिजनेस लॉन्ग किसी से भी हो सकता है, वो सब होंगे, केवल हाउस प्रॉपर्टी वाला मना है। अरे इधर देखो, केवल हाउस प्रॉपर्टी वाला मना है, बाकी सारे मिलेंगे, बाकी वो सब हो जाते हैं ना सेट ऑफ, वो सब होंगे। केवल वो हाउस प्रॉपर्टी वाला लॉस है ना, वो जो दूसरे हेड से 2 लाख होता था वो नहीं होगा, बट वो हाउस प्रॉपर्टी का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, बाकी सारे हो जाएंगे। सर ओइंग एंड मेंटेनेंस, अरे तेरे समझ में नहीं आती क्या? मैंने बता दिया ना, क्यों पूछ रहा है? के लिए मना किया है, वो नहीं मिलेगा, बाकी सबके लिए हाँ। आगे बात अच्छी तरह समझ में आ गई सर। ओके, अब आते हैं डिडक्शन। इसके बारे में आते हैं डिडक्शन। डिडक्शन नहीं मिलेंगे, डिडक्शन नहीं मिलेंगे, भूल जाओ। ना एटीसी ना एटीडी कुछ नहीं मिलेगा, बस वो मिलेगा वो 80 CC D2 होता है ना। सर ये कौन सा होता है? अरे वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो एनपीएस में होता है, एक बार ऐड होता है सैलरी में, ध्यान है, फिर बाद में वो 10% ऑफ सैलरी और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वो मिलेगा। अरे वो कोई एहसान थोड़ी है, वो एक बार सैलरी में टैक्सेबल भी तो होता है, वो मिलेगा। और वो जो 80 AA में हो ना एडिशनल एम्प्लॉयमेंट वाला, वो भी मिलेगा। इसके अलावा एटी के टीटीबी, अरे बोल दिया ना, एटी के डिडक्शन नहीं मिलेंगे, टीटीए टीटीबी 10AA कुछ नहीं मिलेगा। डिडक्शन को तो भूल जाओ आप। सबसे मजा तो सबसे ज्यादा चीज छीनी है ना, एक तो सैलरी में छीन ली और एक डिडक्शन में, और एक वो हाउस प्रॉपर्टी की छीना, बाकी ठीक है, बाकी कोई खास बात। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मैंने ये तो देखो लॉ की लैंग्वेज में है, कौन कौन से बेनिफिट नहीं मिलेंगे। देखो सबसे पहले एलटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, एचआरए का नहीं मिलेगा, कोई भी अलाउंसेज की एग्जामेशन नहीं मिलेगी, तो ये 4 की मिल जाएगी। माइनर वाली एक एग्जामेशन नहीं मिलेगी, सेज की इनकम, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। एसओपी का जो क्या होता है वो नहीं मिलेगा। लेट आउट टू लेट आउट जाएगा बट वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो लेट आउट और डीम टू लेट आउट कैन सेट ऑफ हो सकता है, बट कैन नॉट, अभी रिसेंट अप्रोच क्या है, कैन नॉट भी क्या कैरी फॉरवर्ड। पीएनपी में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और वो जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट वगैरह को हम क्या देते थे, डोनेशन, और ये जो स्पेसिफाइड सेक्शन या कैपिटल खर्चे अलाउड हो जाते थे वो भी बेनिफिट नहीं मिलेंगे। और डिडक्शन के अंदर ये वाला मिलेगा और ये वाला मिलेगा, बाकी टीटीए टीटीबी सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, एटीयू सब भूल जाओ। ओके, तो ये मैंने आपको समझा दिया। और एक बार मैंने और एक लिस्ट बनाई आपके लिए कि बताओ सर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैंने देखो बता दिया जिनके बारे में चर्चा नहीं है। सर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अरे चर्चा ही नहीं है, मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ मिलेगा,
काइंड गिफ्ट 5,000 तक एग्जाम मिलेगा, फूड फैसिलिटी नहीं मिलेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट की एग्जामेशन मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, टेलीफोन फैसिलिटी में वो एग्जाम होते हैं, सब मिलेगा, केवल अलाउंसेज की एग्जामेशन नहीं मिलेगी। वो सारे इंटरेस्ट एग्जाम होते थे, सब मिलेगा, फैमिली पेंशन मिलेगा, बिजनेस लॉस सेट हो जाता था, हो जाएगा, सेट ऑफ वाला मिल जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम अमाउंट एग्जाम होता मिले एग्जाम होगा, 54 की एग्जामेशन मिलेगी, अदर एग्जामेशन जो मैंने डिस्कस नहीं की एमएलए एमपी को छोड़कर वो सब मिल जाएगी, एमएलए एमपी का अलाउंस वो नहीं मिलेगा। और ऐसा कोई चीज जो लिस्ट में नहीं है ऊपर, ऐसी कोई चीज जो ऊपर लिस्ट में नहीं है बच्चों, वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन, एक क्वेश्चन करते हैं। अजय एक सैलरी एम्प्लॉय है और उसने आपको ये दिया, वो पूछ रहा है कि मुझे ऑल्टरनेट स्कीम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो वो ये पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल प्रोविजन और 115 बीएसी, सबसे पहले नॉर्मल से करते हैं। सैलरी इनकम 40 लाख, 40 लाख। एचआरए की एग्जामिशन यहाँ कैलकुलेट करके दी गई है, 90 माइनस 40। एलटीसी की 195, 180। ओल्ड स्कीम में तो सब होता था ना, ये हो गया। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एनपीएस में क्या आ गया, 480। फिर हमारी इनकम आ गई, हमको प्रोफेशनल टैक्स इसने पे किया, प्रोफेशनल टैक्स इसने पे किया 2000 का, वो भी मिल जाएगा। ओल्ड स्कीम की बात कर रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। ये मेरी 44,73,000 इनकम आ गई। सर आपने हमको सैलरी बता दिया, एचआरए बता दिया, एलटीसी बता दिया, ये बता दिया, अब हाउस प्रॉपर्टी के लॉस ना। पहले ये देखो, ये 60 और ये 80, तो ये तो आपस में सेट हो जाएंगे, 20 का तो ये बचा और 1,05,000। ओल्ड स्कीम में तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी से सेट ऑफ हो ही सकता था, तो पूरा 1,25 क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। देखो पूरा 1,25 सेट ऑफ हो रहा है। ओके सर। अच्छा, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट माइनर का और माइनर का, तो माइनर की इनकम क्या होती थी, पेरेंट्स में क्लब होती थी, तो एक की 800 पूरी एग्जाम, एक की 2,000 1500 एग्जाम। ये भी पुरानी स्कीम में तो सब होता था ना बच्चों। अच्छा सर ये भी मेरा पूरा हो गया। पीपीएफ का इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट होता था, यहाँ भी एग्जाम्प्ट है ना। इसके अलावा फिर आपको डिडक्शन यहाँ दिए हुए हैं, 2,81,000 एटीसी के डिडक्शन मिलते थे आपको, वो सब आपको मिलेंगे। सीसीडी 1 का भी मिल जाएगा, 1 बी का वो एक्स्ट्रा 50 मिलता था, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का वो भी मिलेगा। और ये जो 80D ये सारे दे रखे हैं यहाँ पे निकाल के, ये सब दिए हुए हैं, ये पूरे के पूरे मिलेंगे। ओके, ये पूरा ओल्ड स्कीम में मिलता था। तो मेरा ध्यान अभी ओल्ड स्कीम को ज्यादा समझाना नहीं है, मुझे न्यू स्कीम को है। वो सारे मिलते थे। फिर अपन ने यहाँ पे लगा लिया, पहले 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख का 5, अगले 5 का 20, और बैलेंस जो भी बच गया उसका 30 प्लस 4% सेस लगाओगे तो आंसर ही आ जाएगा। ठीक है सर, अच्छी तरह से बात समझ में आ गई। अब न्यू स्कीम में देखो, सैलरी आएगी, एचआरए की एग्जामिशन नहीं मिलेगी, एलटीसी की एग्जामिशन नहीं मिलेगी, एनपीएस आ गया, प्रोफेशनल टैक्स नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड मिल जाएगा, मिल गया ना यहाँ पे। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी एसओपी का बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो लेट आउट टू लेट आउट आपस में तो हो जाएंगे। जो बच गया क्या आ गया, इंस्टीट्यूट ने क्या बताया, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। 47,15,000 आ गया। माइनर को 1,500 की एग्जामिशन मिलती थी, वो नहीं मिलेगी, दोनों को 1,500 की एग्जामिशन नहीं मिलेगी। ये सब आ गया। ठीक है, पीपीएफ का इंटरेस्ट यहाँ भी एग्जाम होता था, यहाँ भी एग्जाम होगा। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद ये आ गई, और देखो 80 के कोई भी डिडक्शन नहीं मिला, बस वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो होता ना 80CG2 में, वो आपको मिल गया। बाकी सब कुछ सुना सुना है, कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं मिला। और फिर 43,45,000 नई स्कीम में हमेशा इनकम ज्यादा आएगी क्योंकि यहाँ रेट कम हो गई। अब बताओ, पहले 3 लाख पे ये, अगले 3 लाख पे 5, नेक्स्ट 3 लाख पे 10, नेक्स्ट 3 लाख पे 15, नेक्स्ट 3 लाख पे 20, बैलेंस पे 30, और 4% क्या लगा देना, सेस। बताओ हमको ओल्ड स्कीम में रहने में फायदा है, न्यू में, ओल्ड में टैक्स कम। सर क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो बाय डिफॉल्ट स्कीम, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो आपको न्यू स्कीम ही मानना, जब तक क्वेश्चन शिफ्टेड आउट ना बोल दे, नॉट ऑफ बोल दे। बताओ, आपको न्यू स्कीम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, न्यू स्कीम से करना है। पुराने स्कैनरों में ऐसा नहीं हो रखा, वो आंसर अपडेटेड नहीं है। नई स्कीम में जब तक शिफ्टेड आउट नहीं लिखा हुआ है, आपको न्यू स्कीम मान के ही करना है। ओके बच्चों, तो मैंने आपको ऐसे भी समझा दिया। जो अंश हुए पहलू थे कि सर इनका क्या होगा, मैंने कहा जिनका जिक्र नहीं है सबका मिलेगा, का जिक्र नहीं सबका मिलेगा। सर एक बार और बता दो लिस्ट। ओके सुन लो यार, सुन लो, कोई दिक्कत नहीं। सैलरी में अलाउंसेस की एग्जामिशन नहीं मिलेगी,
डेली ट्रैवलिंग कन्वेंस ट्रांसपोर्ट मिलेगी। ओके, रिटायरमेंट बेंट सारे मिलेंगे, सारे मिलेंगे, पर कुछ केवल वो फूड वाली 50 नहीं मिलेगी, बाकी मिल जाएगी। और वो आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन वो एग्जाम्प्ट होगा, 9 पॉइंट वाला भी एग्जाम्प्ट होगा, एंटरटेनमेंट और प्रोफेशनल का डिडक्शन नहीं मिलेगा, और स्टैंडर्ड मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी में एसओपी बिल्कुल नहीं, ना खुद से ना किसी और से, ना कैरी फॉरवर्ड। लेट आउट खुद से तो जाएगा, किसी और से नहीं होगा, ना कैरी फॉरवर्ड होगा। बिजनेस में एडिशनल डेप्यूशन नहीं मिलेगा, साइंटिफिक डोनेशन नहीं मिलेगा, वो 35 एडी वाले जो कैपिटल वाले होते थे ना वो नहीं मिलेगा, बाकी सब मिल जाएंगे। कैपिटल गेन में सब मिल जाएगा। अदर सोर्स में वो एमएलए एमपी वाली एग्जाम्पशन मिलती थी, वो नहीं मिलेगी, बाकी सब मिल जाएगी। फैमिली पेंशन अरे मिल जाएगी। क्लबिंग 1500 की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। वो सारे इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट होते थे, अब भी होंगे, वो 3500 की मिल जाएगी। केवल 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 एमएलए एमपी नहीं मिलेगी, बाकी सब मिल जाएगी। सर लॉस सेट ऑफ सब हो जाएंगे हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर। डिडक्शन कोई से भी नहीं मिलेंगे, दो मिल जाएंगे, CCD2 और 80JJAA। और न्यू स्कीम में सबके लिए स्लैब एक जैसा है, एज मैटर नहीं करती। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बाय डिफॉल्ट स्कीम कौन सी है, न्यू स्कीम। ओके सर, अब एक रिबेट का कॉन्सेप्ट, रिबेट रिबेट का कॉन्सेप्ट जो ओल्ड स्कीम में नहीं होता था, वो न्यू स्कीम में जरूर आया है। वो देख लो आप, रिबेट का कॉन्सेप्ट वो क्या है। देखिए बच्चों, पहले मैं ओल्ड की बात करता हूं। बच्चों सपोज करो ओल्ड स्कीम में आपकी टोटल इनकम 5 लाख होती थी, तो आप टैक्स निकालते थे। फर्स्ट 2,50,000 पे क्या दिल, नेक्स्ट 250 का क्या 5%, कितना आया 12,500। फिर टैक्स अमाउंट 12,500, और है ना, और रिबेट 12,500 की। दोनों में से जो लोअर है वो 12,500 यहां से क्या हो जाता था, लेस होता था। मतलब 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन यही अगर आपकी टोटल इनकम 5,01,000 हो जाती थी, तो बच्चों 2.5 लाख पे क्या नील, नेक्स्ट 2.5 लाख का कितना 5%, 12,500। और जो तुम्हारा 1,000 से इनकम बढ़ी 20%, 200 रुपए, 12,700। और किसी प्रकार की कोई रिबेट नहीं मिलती थी, और 4% सेस लगा देते। तो देखो कितना अजीब सी बात है, 5 लाख तक कमाते हो तो टैक्स जीरो है, 1,000 रुपए ज्यादा कमाया, 1,000 ज्यादा कमाया, 1,000, बट टैक्स लाइबिलिटी आ गई 12,700। तो ओल्ड स्कीम में ये आपके साथ अन्याय होता था। अब न्यू स्कीम में इस बात को ध्यान में रखा है। कैसे ध्यान रखा है, सपोज करो न्यू स्कीम में तुम्हारी क्या टोटल इनकम मान लो 7 लाख है, और अब मैं यहां पे कर रहा हूं टोटल इनकम 7,02,000 है। ठीक है बच्चों, अब यहां कैसे करेंगे, फर्स्ट 3 लाख पे क्या नील, नेक्स्ट 3 लाख का कितना 5%, कितना 15,000, और नेक्स्ट 1 लाख का कितना 10%, कितना 10,000। तो बताओ मेरा 25,000 क्या आया, टैक्स आया। अब क्योंकि आप इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट हो, टोटल इनकम अप टू 7 लाख है, तो आपको टैक्स अमाउंट दैट इज 25,000 और 25,000, दोनों में से जो लोअर है दैट इज 25,000 रुपए की आपको क्या मिल जाती थी, रिबेट, और आपका टैक्स जीरो आता था। मतलब अप टू 7 लाख न्यू स्कीम में टैक्स जीरो है। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 7,02,000 हो जाए, तो पहले 3 लाख पे क्या नील, अगले 3 लाख का 15,000, और अगले है ना, अगले 1,02,000 का 10%, मतलब 10,200। इसका मतलब 26,200 ये तुम्हारा हो गया। तो बच्चों इनकम बढ़ी 2,000 से, और टैक्स बढ़ गया 26,200 से। ये तो गलत हो गया ना। तो न्यू स्कीम में इस बात को समझा है, न्यू स्कीम में इस बात को समझा है। तो आपको कैसे करना है, जैसे आप मार्जिन लीफ में करते थे ना, स्टेप 1 टैक्स ऑन सरचार्ज, टैक्स प्लस सरचार्ज, फिर टोटल इनकम माइनस टैक्स ऑन टोटल इनकम प्लस टोटल इनकम माइनस 50 लाख, वैसे करते थे ना। वही फॉर्मूला आप यहां लगाइए। कैसे, अब न्यू स्कीम में आपका आंसर ये नहीं होगा जो आप बता रहे हैं, सरकार ने इस बात को कंसीडर किया है। स्टेप 1 कंप्यूट टैक्स ऑन 7 लाख
2000। ओके सर। फर्स्ट 3 लाख, फर्स्ट क्या 3 लाख दिल। नेक्स्ट 3 लाख 5%, और नेक्स्ट 1,02,000 10%। तो 15,000 और 10,200, तो बच्चों कितना आया? 25,200 आया। स्टेप 1 ये कर लेना। अब स्टेप 2, टैक्स ऑन 7 लाख, ये कर लो। तो आपको पता है 7 लाख तक टैक्स जीरो होता है ना, अरे जीरो होता है ना, प्लस टोटल इनकम माइनस कितना 7 लाख। तो टोटल इनकम कितनी है? 7,02,000 माइनस 7 लाख, तो बताओ वो आ गया कितना? 2,000। तो इनका अगर आप टोटल लगाओगे तो 2,000 आ गया। और अब क्या करना है? टैक्स क्या होगा इन दोनों में से जो लोअर, तो बताइए लोअर क्या है? 2,000 रुपीज। और अब 4% सेस लगा देना, तो बताओ आपकी लाइबिलिटी कितनी आई? 2,080। तो अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो अभी आपकी लाइबिलिटी 25,200 आ रही थी ना। अब इस वाले केस में आपकी 2,080 होगी। सर एक बार वापस बताना, सुन लो, वापस सुन लो। स्टेप फॉलो करने, ये स्टेप आपको एक रेंज तक ही करने, जैसे आपको पता ना मार्जिनली वो एक रेंज तक ही मिलती थी 52 लाख से नीचे, वैसे ही। पहला है टैक्स ऑन 7,02,000 विदाउट सेस निकाल लो 25,200। टैक्स ऑन 7 लाख वो जीरो है, और जितना आपने 7 लाख से ज्यादा कमाया वो ले लो 2,000। अब दिस इज नॉट अवर लाइबिलिटी, इन दोनों में से जो लोअर है दैट विल बी अवर लाइबिलिटी, वो है 2,000, और 2,080 लगा दे। आ गई बात समझ में? ऐसे ही अगर आप 7,10,000 करो, तो अगर आप मान लो 7,10,000 करके देखते हो, करके देख लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लो आपकी टोटल इनकम 7,10,000 है, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 1,10,000, उसका 10% कितना आएगा? 11,000। तो बताओ पहले स्टेप से वैल्यू कितनी आई? 26,000। टैक्स ऑन 7 लाख यही रहेगा। अब आपने कितना ज्यादा कमाया? सर हमने 7,10,000, हमने केवल मात्र 10,000 रुपए ज्यादा कमाया। तो 7,10,000 माइनस 7,00,000 10,000। अब इन दोनों में से लोअर क्या है? 10,000। तो बताओ तुम्हारी लाइबिलिटी कितनी आएगी? 10,000 पे 4% लगा देना, 10,400। लेकिन ध्यान रखना 7,28,000 के बाद हमेशा ऊपर वाली वैल्यू कम आएगी, तो मतलब वो मिलना बंद हो जाएगी। तो आई होप बच्चों आपको 115 बीएससी का जो फोबिया था खत्म हो गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट्स लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। और आप अगर कमेंट्स लिखेंगे और अगर आपको ऐसे कोई और भी सेक्शंस के अंदर डाउट है तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके लिए भी आपको ऐसे शॉर्ट्स वीडियो आपको बना के मैं दूं। ओके, एक बच्चों में एक कॉन्सेप्ट और है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं इसी वीडियो के अंदर, जो सरचार्ज का अमेंडमेंट है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सरचार्ज का अमेंडमेंट वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और मैं एक क्वेश्चन और है जो आपको सीए मॉड्यूल में दिया हुआ है, वो पहले मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूं, वो भी मार्जिन लीव के ऊपर ही है। तो वो वाला क्वेश्चन भी अपन एक बार आपसे डिस्कस कर लेते हैं मार्जिन लीव, सॉरी न्यू स्कीम पे, न्यू स्कीम पे। और ये बच्चों आपको सीए इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है उसके अंदर बकायदा लिस्ट दी है कि कौन कौन से बेनिफिट आपको सैलरी में नहीं मिलेंगे, कौन कौन से बेनिफिट नहीं मिलेंगे बकायदा। ये चाहे तो आप मेरे से फाइल भी शेयर कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। जो मैंने आपको ऊपर समरी में भी बना के दी है वहां बकायदा लिखा हुआ है कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे और कौन से बेनिफिट नहीं मिलेंगे, बहुत अच्छी लिस्ट दे रखी है वहां पे। ओके, अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन है जो तुम्हारा जो हाउस प्रॉपर्टी को लेकर जो कंफ्यूजन था वो वाली बात। देखिए ये आपके सेट ऑफ वाले चैप्टर में सीए मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखा है, आप न्यूज की मॉड्यूल देख सकते हैं। सैलरी इनकम 4 लाख, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2,20,000, बिजनेस लॉस 1 लाख और बैंक इंटरेस्ट का 80,000 रुपए। यहाँ लिखा हुआ है ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट, मतलब वो ओल्ड स्कीम में है। तो आपको पता है 4 लाख सैलरी इनकम हो गई, कंप्यूटेड लिखा हुआ, इसका मतलब 50,000 रुपए लेस होगा, 2 लाख रुपए तक का लॉस सेट ऑफ हो जाता है। तो 4 लाख में तो 2 लाख ये सैलरी इनकम आ गई। बिजनेस का लॉस सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकता बट अदर सोर्स से हो सकता है, ये जीरो हो जाएगा। तो हमारी फाइनल इनकम कितनी आई? 2 लाख। यही अगर आप न्यू स्कीम से क्वेश्चन करेंगे तो सैलरी इनकम कितनी?
4 लाख। बिजनेस का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, लेकिन देखो हाउस प्रॉपर्टी का जो एसओपी वाला लॉस है वो सेट, देखो लेट आउट वाला लॉस है, ये एसओपी वाला है। सर जी ये लेट आउट वाला लॉस है, लेट आउट वाला है। तो देखो ना तो वो सैलरी से सेट ऑफ हुआ, ना तो वो देखो सैलरी से सेट ऑफ हुआ, और नीचे जब आप वर्किंग नोट पढ़ेंगे, अंडर द डिफॉल्ट टैक्स regime, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,02,000 20,000 कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम एंड कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। बट अगर यही मॉड्यूल आप सी इंस्टीट्यूट का पुराना देखोगे तो वहां लिखा होता कैन बी कैरी फॉरवर्ड, बट अब आपको क्या करना है, कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। ओके, और मैं आपसे बाकी बाकी बिजनेस के लॉस वगैरह कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। देखो जो 1 लाख का लॉस सेट ऑफ हो गया 80,000 से, और किसी लॉस में प्रॉब्लम नहीं है, केवल हाउस प्रॉपर्टी के लॉस में प्रॉब्लम है। ओके, और एक अगर आप एक कॉन्सेप्ट है बस, आज जैसे आप अगर ये लिस्ट भी देखना चाहते हैं आप देख लो, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे सैलरी वो पूरी टैक्सेबल होती है, फीस कमीशन बोनस पूरा टैक्सेबल होता है, कोई से भी अलाउंस अब फुली टैक्सेबल, एचआरए फुली टैक्सेबल, चिल्ड्रन फुली टैक्सेबल, न्यू स्कीम में फुली टैक्सेबल, बस ट्रांसपोर्ट वाला एग्जेम्प्ट होगा, एंटरटेनमेंट वाला फुली टैक्सेबल, ट्रैवलिंग डेली कन्वेंस वाले एग्जेम्प्ट होंगे, देखो एग्जेम्प्ट कर रखा है ना, कर रखा है बाकी, और इसके अलावा जो भी अलाउंस है फुली टैक्सेबल है। परक्विजिट्स आपको पता है, अमेंडमेंट आ रखा है, अमेंडमेंट आ गया है परक्विजिट्स के अंदर। पहले क्या होता था, आप घर के ओनर हो या लेट आउट है, तो ओनर है तो पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है ना, तो 7.5% सैलरी लेते थे। 10 से 25 है तो अपन लेते थे 10% सैलरी, 25 के ऊपर लेते थे अपन 15% ऑफ सैलरी। अब नाउ क्या हो गया, अब प्रोविजन चेंज हो गए। अब ये हो गया है, अगर पॉपुलेशन 10 लाख तक है ना, पॉपुलेशन कितनी है 10 लाख तक है, तो अपन को 5% ऑफ सैलरी लेना है। 40 लाख तक है तो अपन को 7.5% ऑफ सैलरी लेना है, और 40 लाख के ऊपर है तो 10% ऑफ सैलरी लेना है। ये अब चेंज हो गया है ना, ये चेंज हो गया है। तो अब देखो 15 लाख तक तो क्या लेना है, पॉपुलेशन अगर 15 लाख तक है तो अपन को कितना लेना है, 5% ऑफ सैलरी, 5% ऑफ सैलरी 15 लाख तक। 15 से 40 है तो अपन को क्या लेना है, 7.5% ऑफ सैलरी, और अगर 40 के ऊपर है तो 10% ऑफ सैलरी। और जो अगर लेट आउट करके लिया था तो वहां पे अपन बोलते थे जितना रेंट पे किया और 15% सैलरी, तो 15 की जगह 10 हो गया। ये भी एक सैलरी हेड में अमेंडमेंट है, वो सब काम आपको करना है। ठीक है, आपको बताए एनपीएस अप्रूव्ड सुपरएनुशन फंड और आरपीएफ, इन तीनों का टोटल 7.5 लाख तक एग्जाम्प्ट होता है। न्यू स्कीम में कुछ भी नहीं करेगा, वो एग्जामेशन आपको अभी भी मिलेगी। ठीक है, वो एग्जामेशन आपको अभी भी मिलेगी। वो मोटर कार के अंदर जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, वो स्वीपर गार्डन की इनकम जैसे निकालते थे वैसे निकालेंगे, गैस की भी वैसे निकालेंगे न्यू स्कीम में। एजुकेशन के अंदर वो जो आपको 1,000 रुपए की एग्जामेशन मिलती थी वो यहाँ लिखा हुआ वो अभी भी मिलेगी, है ना। इंटरेस्ट की जैसे निकालते थे वैसे निकालेंगे। फूड वाला देखो क्या लिखा हुआ है, कोई एग्जामेशन नहीं है ना, पूरा टैक्सेबल है। लेकिन गिफ्ट वाले के लिए लिखा हुआ है 5,000 की क्या मिलेगी एग्जामेशन। ठीक है, तो वो मैंने आपको वैसे ही बता दिया, तो आप इस लिस्ट को देखकर और अपने डाउट्स जो भी है क्लियर कर सकते हैं। और एक मैं आपको वो बताना चाह रहा था, कौन सा, अमेंडमेंट। देखो बच्चों, आपको पता है कि अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक होती है तो सरचार्ज की रेट क्या होती है, निल। 50 से 1 करोड़ होती है तो 10%, 1 से 2 होती है तो 15%, सॉरी, 2 से 15 होती है तो 25%, और 5 के ऊपर होती है तो 37%। ये हमारी थी। ठीक है, अब सपोज करो कि आपकी सैलरी इनकम 70 लाख है, और 112 ए, 111 ए वाली इनकम और डिविडेंड इनकम, मान लो ये आपकी 1,80,00,000 है। तो इन सबका टोटल कितना हो गया, 2,50,00,000। हालांकि जब अगर आप देखेंगे तो मैंने यूट्यूब चैनल पे इस पे एक सेपरेट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन बेसिक चैप्टर के नाम से विद प्रैक्टिकल करके सॉल्व करके दिखाया है, तो आप उसको डिटेल में रेफर कर लेना, बट मैं यहाँ पे आपको एक बार प्रोविजन बता रहा हूँ। तो अब बताओ, अगर मैं आपको नहीं पढ़ाता तो आप यहाँ पे सरचार्ज इंटायर इनकम पे क्या लगा देते, 25% लगा देते। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, न्यू स्कीम में सरचार्ज की मैक्सिमम रेट 25% हो सकती है, मतलब 37% है ही नहीं। तो इसका मतलब है 2 से 5 के ऊपर है तब भी न्यू स्कीम में 25 है। वो एक न्यू स्कीम की बात है, अभी हम न्यू स्कीम की बात नहीं करें यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है लॉ, लॉ क्या बोल रहा है। अगर मैं आपको नहीं पढ़ाता तो बच्चों आप यहाँ पे 25% रेट लगा देते। लॉ ये बोल रहा है ये जो 4 इनकम होती है, लॉन्ग, एनी लॉन्ग टर्म, इक्विटी शेयर पे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और डिविडेंड, इन पे जो टैक्स बनेगा
इन पे जो टैक्स बनेगा और टोटल इनकम, देखो पहली बात है, इन पे जो टैक्स बनेगा ना उस पे सरचार्ज की रेट 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो इस इनकम को इंक्लूड करके आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से कम है तो अमेंडमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 2 करोड़ से कम पे तो वैसे ही 15% से कम होती है। लेकिन अगर ये इनकम इंक्लूड कर लो और टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो इन पे जो टैक्स बनेगा ना उस पे सरचार्ज की रेट क्या होगी, 15%। तो जो बच गया, तो जैसे मान लो आपने 2.5 करोड़ की इनकम है, इस पे टैक्स निकाल दिया, इस पे तो लगा देना 15। अब जो बच गया, तो जो बच गई रिमेनिंग इनकम वो 70 लाख रह गई। अब क्या होगा, 70 पे 10%, ना 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 ना, सरकार बेनिफिट किसको दे रही है, इनको दे रही है, इसको दे रही है। तो अगर इनको घटाने के बाद जो रिमेनिंग इनकम बच गई वो अप टू 2 लाख है, अप टू 2 लाख 2 करोड़ है, तो 15, मैं ऐसे मत बोलना अप टू 50 लाख, नहीं नहीं नहीं, रिमेनिंग इनकम अप टू 2 करोड़ है तो 15, 2 से 5 है तो 25, और 50 5 के ऊपर है 37, बट न्यू स्कीम में तो 25 ही होगा। अदरवाइज तो आप सोचो, अगर आप रिमेनिंग इनकम पर आप बोलोगे सर 10 लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, मान लो सैलरी इनकम 40 लाख थी और ये वाली इनकम 2 करोड़ 10 लाख थी, तो अगर मैं अमेंडमेंट नहीं पढ़ाता तो आप पूरे 250 पे बताओ 25% लगाते, नहीं बात है, 250 पे जो टैक्स आ रहा है। अब हम क्या बोल रहे हैं, मतलब इस पे भी 25% लग रहा होता, इस पे भी 25 लग रहा होता। अब सरकार चाहती है कि इस पे कम लगे, तो ये जो 4 इनकम का जो टैक्स होगा उस पे 15 से ज्यादा नहीं लगेगा। अब क्या रिमेनिंग पे क्या नहीं लगेगा, 50 लाख से कम है, अरे मेरे भाई बेनिफिट इसको देने के लिए था, इसको देने के लिए था, इसको देने के लिए था। तो रिमेनिंग इनकम अप टू 2 करोड़ है तो 15, 2 से 5 है तो 25, और 5 के ऊपर है तो 37। इसका डिटेल वीडियो आप मेरे उस पर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बेसिक चैप्टर के नाम से। आई होप बच्चों आज ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते हुए आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।